तो चलिए हम लोग आज जो है वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोग आज जो है वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद देखते हैं कि सिंधु घाटी के बाद एक सभ्यता आती है जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। तो इसको वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि जो है सिंधु घाटी के बाद जो सभ्यता विकसित हुई है उसका जानकारी जो है वेद से मिलता है, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा गया है। तो वैदिक सभ्यता में कौन कौन है? मतलब इसमें आर्य आए। आर्य मतलब कि आर्य कहाँ से आए? तो इसमें आर्य जो है मध्य एशिया से आए हैं। कहाँ से? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आर्य आए हैं यहाँ पे। तो मध्य एशिया आप देखेंगे कहाँ है? तो मध्य एशिया जो है सेंट्रल एशिया आप देखेंगे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी जो देश हैं ये सेंट्रल एशिया के देश हैं। तो सेंट्रल एशिया में जो देश हैं इसको मध्य एशिया कहा जाता है। तो यहीं से जो है आर्य भारत आए थे। भारत आए यानी अफ़गानिस्तान पहले आए, उसके बाद आप देखते हैं कि पंजाब के प्रांतों में आते हैं। तो देखा जाता है तो आर्य जो यहाँ पे चारागाह की खोज में आए यानी कि कृषि के लिए आए और अपने साथ पशु लेकर आए। वहाँ जिसे है कि मध्य एशिया में चारागाह की कमी हो गई थी, तो उसको पता चलता है कि यानी कि भारत कोई देश है जहाँ पे जो है चारागाह की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी ज़मीन है, वहाँ पे खेती भी होती है। तो ये लोग जो है मध्य एशिया से और भारत की ओर आ गए। तो यहाँ पे आकर उन्होंने जो है पशुपालन और अच्छा से किया और खेती भी करना शुरू किया। तो अब हम लोग देखते हैं तो आर्य का आगमन कब से हुआ? तो 15 BC से। इसका दो काल है, वैदिक सभ्यता का जो है दो काल है। एक है ऋग्वैदिक काल जिसका कि है 1500 BC से 1000 BC के बीच रहता है। एक आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 BC में है। तो वेद की जो रचनाएं हुई थी ये उत्तर वैदिक काल में हुई है और ऋग्वैदिक काल में जो है इसका आर्य का आगमन होता है। तो देखते हैं कि आर्य का आगमन जो है 1500 BC में मध्य एशिया में हुआ है। मध्य एशिया से वो लोग यहाँ आए हैं। उसके बाद इसका जो वर्णन है किसने किया? मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य जो है भारत में या तो अफगानिस्तान के क्षेत्र में आसपास में, उस समय तो पूरा भारत ही था। तो आप उसके बाद ये सबसे पहले आकर कहाँ बसे? पंजाब और अफ़गानिस्तान में। आप देखेंगे कि सबसे हरा भरा क्षेत्र यही था, पंजाब अफ़गानिस्तान का क्षेत्र, क्योंकि सिंधु नदी यहाँ से बहुत सारी नदियाँ जो है सिंधु नदी में अपना जल देती है और सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है बहुत ही हरा भरा और उपजाऊ होता है। इसके चलते जो आर्य जो हैं, आर्य जितने भी आए सभी इसी के आसपास बसे थे और इन्हीं लोग यहाँ पे इनको चारा आराम से मिल जाता था सालों भर। ये लोग जो है गाय का पालन, घोड़े का पालन, जितने भी पशुपालन है ये सभी आर्य ही करते थे और उनका जो मेन पेशा था वो यही था, यानी कि गाय पालते थे, भेड़ घोड़े पालते थे और ये कृषि करते थे। तो आर्यों में जो लड़ाई है वो गाय को लेकर हुआ करती थी कि किसके पास जितना गाय है, जिसके पास अधिक है वो उतना शक्तिशाली है। आज अगर जिसके पास धन अधिक है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन आर्य के समय, जिस समय आर्य आए थे उस समय उनकी जो लड़ाई हुआ करती थी वो गाय के लिए, जानवर के लिए हुआ करती थी कि जिनके पास जितनी गाय हैं वो उतना शक्तिशाली होगा। तो यह देखेंगे कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन इससे पहले आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता थी, यानी वहाँ पे शहर की सभ्यता थी। और जो ये आर्य आए हैं, जो ये वैदिक सभ्यता है, यह एक ग्रामीण सभ्यता है। तो ग्रामीण सभ्यता है तो यहाँ जो है आर्य आए थे किसके लिए? पशु चारा के लिए आए थे। पशु चारा के लिए वो यहाँ देखा, एक है ऋग्वैदिक, एक है उत्तर वैदिक। तो ये एक ग्रामीण सभ्यता, कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है जहाँ पे गांव की सभ्यता विकास करती है। आप देखेंगे पशु चारा यानी कि कृषि ये सभी यहाँ पे होता है। और इससे पहले जो सभ्यता विकसित थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। उसमें एक वह शहरी सभ्यता थी, वहाँ पे व्यापार होता था
और फिर आगे देखेंगे वहाँ का जो समाज था वहाँ मातृसत्तात्मक था, लेकिन जो ग्रामीण सभ्यता है यहाँ पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक मतलब कि जो प्रधान होता है, जो हेड होता है घर का, यहाँ पिता होता है, पिता को पूजित किया जाता है। और इससे पहले की जो सभ्यता थी यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, वो एक मातृसत्तात्मक, वहाँ माता की जो वैल्यू ज़्यादा है, वहाँ ऊंचा दर्जा माता को दिया जाता था और यहाँ जो है पिता को दिया जाता है। तो यहाँ का समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। और यहाँ के समाज जो है कितने वर्ग में थे? 4 वर्ग में थे। कौन कौन वर्ग हैं? ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। ये 4 वर्ग में विभाजित थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जो विभाजन है किसका था? आर्यों का था। उसके बाद देखते हैं कि इनका मुख्य पेय पदार्थ क्या था। पेय पदार्थ मतलब खान पीना इनका कैसा था? तो ये शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों थे, लेकिन इनका मेन जो खान पान था वो क्या था? सबसे अच्छा सोमरस को कहा जाता है, यानी कि सबसे मेन जो इनका पेय पदार्थ था क्या था? सोमरस। लेकिन ये शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों थे। आप इसको सर्वाहारी भी कह सकते हैं। जैसे इनकी लड़ाई जैसे किसके लिए होती है? गाय के लिए, घोड़े के लिए। गवष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। गवष्टि का मतलब होता है गाय की खोज, गाय की खोज। तो इसमें जो है लड़ाइयाँ जो ज़्यादातर हुआ करती थी इन लोगों में, वो गाय के लिए हुआ करती थी और घोड़े के लिए। अगर जिनके पास ज़्यादा गाय हैं, घोड़े, जानवर जिनके पास ज़्यादा है, तो वहाँ पे शक्तिशाली होते थे। तो इनके लिए जो है गाय और घोड़े सबसे महत्वपूर्ण थे। उसके बाद देखते हैं कि यह एक धातु का भी खोज करते हैं जिसका नाम है लोहा, जिसे क्या कहा जाता है? श्याम अयस्क कहा जाता है। यह एक धातु का खोज किए। तो आर्यों द्वारा ही लोहा धातु की खोज यानी उपयोग सबसे पहले किया गया था। लोहा धातु का उपयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो किया गया आर्यों के द्वारा। आर्य सभ्यता कह सकते हैं इसको, या वैदिक सभ्यता कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी आप कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर्य सभ्यता भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें जो ये सभ्यता है मेनली जो है आर्य पर ही आधारित है। आर्यों के जो स्वभाव है उसी पे आधारित है। और ये वेद से ये प्राप्त हुआ है, इसकी जानकारी जो है वेद से मिली है, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे राजा को क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोप कहा जाता था। और उसके बाद पैसा देकर सूद लेने वालों को बेक नोट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। पैसा देकर यानी ब्याज लेने वालों को बेक नोट कहा जाता था। तो आर्य के बारे में इतनी जानकारी हम लोग देखें, इसको एक बार फिर से देखते हैं। तो आर्य जो है सबसे पहले कहाँ से आए? तो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से आए। तो सेंट्रल एशिया अभी के वहाँ कौन कौन से देश हैं? तो वहाँ पर देखेंगे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी देश जो हैं सेंट्रल एशिया के हैं। तो यहीं से जो है आर्य भारत आए थे। तो भारत वो क्यों आए थे? क्योंकि आप देखते हैं कि भारत में सिंधु नदी के आसपास जो है पंजाब, अफगानिस्तान के आसपास बहुत ही हरा भरा क्षेत्र होता है। तो आर्यों को क्या चाहिए था? उनको चाहिए पशु चारा, क्योंकि उनके पास पशु है और वो क्या चाहते थे? कृषि करना, खेती करना जानते थे। तो इस प्रकार वो भारत के लिए आए थे कि हमें वहाँ आसानी से, उनको कोई बताया कि वहाँ पे चारा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है बहुत ही हरा भरा था। तो उसके बाद देखते हैं कि यहाँ जो आकर पंजाब और अफगानिस्तान में बस जाते हैं और उनकी जो लड़ाइयाँ होती है ज़्यादातर गाय को लेकर ही हुआ करती थी। वहाँ पे राजा को गोप कहा जाता था। तो इस प्रकार उनकी एक सभ्यता थी और इस सभ्यता आगे बढ़ी। फिर तो वहाँ पे कुछ अधिकारी भी हुआ करते थे, जैसे बाजपति। बाजपति को क्या काम था? गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति किसको कहा जाता था? जो ये गोचर यानी कि गौ को चरने वाली भूमि को गौचर कहा जाता था। तो इसका अधिकारी या इसकी देखरेख कौन करता था? बाजपति। बाजपति जो है गौचर भूमि का अधिकारी होता था। आप देखते हैं कि इसमें एक शब्द है दूत। दूत तो अभी भी प्रचलित है, जिसे राजदूत। तो अभी उस समय हुआ था, राजा का दूत हुआ करता था और अभी देश का राजदूत होता है, जो कि दूसरे देश में जाकर
अपने देश को प्रतिनिधित्व करता है। तो दूत का मतलब है राजा को संदेश देता था कि कोई राजा को अगर संदेश पहुंचाना हो तो किस प्रकार पहुंचाया जाएगा, तो दूत भेजा जाता था। तो आज के ज़माने में देखते हैं कि टेलीफोन करते हैं, लेटर लिखते हैं, तो उस समय तो दूत ही काम करता था कि दूत को भेजा जाए राजा के पास कि वो क्या संदेश लेकर आया है, और इसकी बहुत ही इज्जत हुआ करती थी। आप जैसे दो राजाओं को आपस में उनकी कोई भी दुश्मनी हो, लेकिन दूत को वहाँ कुछ भी नहीं किया जाता था। दूत को उसका काम था संदेश देना, वो संदेश देकर चला आता था, उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी। इसके बाद एक शब्द है विदत। विदत का मतलब है धन का बंटवारा। विदत का काम क्या था? धन का बंटवारा करना था। और सभा, सभा क्या होता था? सभा होता था वरिष्ठ एवं कुलीन, जो बड़े बड़े लोग होते थे सभा में सम्मिलित लोग, यानी कि जो बड़े कुलीन खानदानी आदमी, रईस उस समय भी हुआ करते थे, तो वरिष्ठ होते थे और खानदानी आदमी को लोग को सभा होता था। और एक है समिति, तो समिति में छोटे जनप्रतिनिधि आते थे, जैसे आम लोग आपस में बैठकर कोई छोटे मोटे कामों पर फैसला लेना होता था, तो आप समिति में लोग आकर अपना बात को रखते थे। तो इस प्रकार जो है समिति आम जनप्रतिनिधि के लिए था, जबकि सभा जो था वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों के लिए था। और विदत था जो धन का बंटवारा करवाता था। और दूत तो समझ रहे हैं कि राजा का संदेशवाहक होता था। और बाजपति जो है गोचर भूमि का अधिकारी होता था। तो चलिए हम इससे आगे हम लोग इसमें और भी कुछ देखते हैं, इससे आगे इसमें और चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें ऋग्वेद में आगे की क्लास को। तो इसमें देखा जाता है कि इसका समाज का विभाजन किस प्रकार था, यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव की सबसे छोटी इकाई कुल थी। कुल, कई कुल मिलाकर ग्राम बनता था, कई ग्राम मिलाकर 20। इसका अधिकारी कहलाता था बीसपति। क्या कहलाता था? बीसपति। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था। फिर जन बनता है, फिर राष्ट्र बनता है। तो इस प्रकार इसका ऑर्डर है। एग्जाम में कभी पूछ भी सकता है कि आर्य समाज में जो है समाज कितने जो है स्तरों पर विभाजित था। तो इसका स्तर इस प्रकार है। पहले सबसे छोटा स्तर जो है वो कुल था। कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद 20, 20 के बाद जन, जन के बाद राष्ट्र हो जाता था। उसके बाद देखते हैं कि अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है आर्य समाज में, यानी वैदिक समाज में अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है? एग्जाम में पूछ सकता है कि अघन्या शब्द का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है कि गाय को ना मारे जाने योग, यानी कि गाय को इसमें बहुत पूजा जाता था। गाय पर अगर कोई मारा जाता था उस पर बहुत ही इसमें यानी कि लड़ाइयाँ इसमें होती थी कि आप गाय को नहीं मार सकते थे। इतनी मतलब कि लोग प्यार करते थे गाय से, अपने जानवरों से, क्योंकि इसका मेन पेशा ही पशुपालन था। उसके बाद देखते हैं एक शब्द का प्रयोग किया गया है आर्य समाज में, वाप्ता। वाप्ता किसको कहा जाता है? तो नाई को कहा जाता है। वाप्ता शब्द का प्रयोग हुआ है नाई के लिए। और वस्त्र, ये कौन से वस्त्र पहनते थे? तो वस्त्र में देखेंगे यहाँ सूती भी है, ऊनी है, मृग चर्म है, यानी कि मृग को, हिरण को मारकर उसके चमड़े का खाल भी पहनते थे। तो इस प्रकार इनका वस्त्र था। और ये अंदर जो वस्त्र पहनते थे उसको नेवी कहा जाता था। एक वस्त्र जो आर्य समाज में लोग यानी कि वैदिक सभ्यता में जो अंदर कपड़ा पहनते थे उसको नेवी कहा जाता था। उसके बाद देखते हैं कि इसका बहुत सारी इस समय नदियां थे। ये नदियों को क्या नाम दिए थे इनका, यानी वैदिक सभ्यता में इसका नाम क्या था? आज की सभ्यता में इसका नाम अलग है, लेकिन वैदिक सभ्यता में जो नदी है, जैसे सिंधु नदी, काबुल नदी, और वहाँ पे चिनाब नदी, सतलज नदी, ये सभी जो नदियाँ हैं इनको इन्होंने आर्य सभ्यता में क्या नाम दिया था उसको हम लोग देखते हैं। जैसे काबुल नदी है, काबुल को क्या नाम दिया था? कुंभा नदी। काबुल जो है किसकी सहायक नदी है? ये भी सिंधु की सहायक नदी है। काबुल जो है सिंधु की सहायक नदी है, इसका नाम क्या दिया था? कुंभा। और सिंधु को क्या कहा जाता था? सिंध कहा जाता था, हिरण्य भी कहा जाता था। सिंधु को सिंध भी, हिरण्य भी कहा जाता था। उसके बाद देखते हैं झेलम नदी। झेलम जो है ये इसको क्या कहा जाता था? बितास्ता कहा जाता था।
झेलम को वितास्ता कहा जाता था। ये किसकी है? चिनाब की सहायक नदी झेलम है। चिनाब की सहायक नदी कौन है? झेलम है। इसका उस समय नाम क्या था? वितास्ता था। स्वात एक नदी है। स्वात जो है काबुल एक नदी है, उसकी सहायक नदी है। काबुल की एक सहायक नदी है स्वात नदी, और इसका उस समय नाम क्या था? सुवस्तु। इसका क्या नाम था? सुवस्तु। स्वात जो नदी है, स्वात, ये किसकी है? काबुल नदी की सहायक नदी है। उसके बाद चिनाब। चिनाब को क्या कहा जाता था? अस्किनी नदी। चिनाब को उस समय क्या नाम था? अस्किनी नाम था। गंडक नदी को सदानीरा कहा जाता था। उसके बाद देखते हैं रावी को पुरुषनी कहा जाता था। तो रावी और झेलम किसकी सहायक नदी है? चिनाब की सहायक नदी है। याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। रावी और झेलम जो है चिनाब की सहायक नदी है। उसके बाद देखते हैं ब्यास को बिपाशा कहा जाता था। ब्यास नदी जो है सतलज की सहायक नदी है, और ब्यास जो है सतलज की सहायक नदी है। इस प्रकार सतलज जो है इसको क्या नाम दिया था? शत्रुदी कहा जाता था। सतलज को शत्रुदी, गोमती को गोमल कहा जाता था। उसके बाद देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल में कुछ देवता हैं, उनके नाम क्या थे? ऋग्वेदिक काल में देवता भी हुए, उनका नाम क्या है? तो आकाश का देवता को धव कहा जाता था। आकाश के देवता को धव कहा जाता था। आंधी तूफान का देवता मरुत को कहा जाता था। आकाश के देवता को धव देवता, आंधी तूफान के मरुत को कहा जाता था। वनस्पति का देवता को सोम कहा जाता था। वनस्पति का देवता यानी वनस्पति का देवता सोम। युद्ध का देवता वर्षा इंद्र को कहा जाता है। आज भी कहा जाता है वर्षा का देवता इंद्र को ही कहा जाता है। युद्ध और वर्षा का देवता उस समय भी इंद्र को ही कहा जाता था। देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ अग्नि को कहा जाता है। देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता अग्नि। विश्व का संरक्षक, आज भी विश्व के संरक्षक कौन है? विष्णु भगवान है। कौन है? विष्णु जी है विश्व के संरक्षक। विश्व के संरक्षक विष्णु है। जल का देवता किन्हें कहा जाता है? वरुण को कहा जाता है। जल का देवता वरुण को कहा जाता है। तो इस प्रकार वैदिक सभ्यता हम लोगों ने पढ़ा, यानी कि ये ऋग्वैदिक काल था। इससे आगे हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे जिसमें वेदों की रचनाएं हुई है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।